नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं कंचन डोगरा नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं प्रदेशवासियों के लिए हमारा बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड एक्सप्रेस। और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है नैनीताल से, जहां पर कैदी के फरार होने का मामला सामने आ रहा है। तल्लीताल पुलिस नव पकड़ा भागा हुआ तल्लीताल पुलिस ने पकड़ा भागा हुआ कैदी। रूसी बाईपास के पास से पकड़ा गया है ये कैदी। इसका नाम मनु त्यागी है। कोर्ट पेशी के दौरान गाड़ी से कूदकर भागा था ये कैदी और मुकदमा दर्ज कर आज कोर्ट में जाएगा ये कैदी फिर से पेशी के लिए। आगे बढ़ते हैं देहरादून की एक और बड़ी खबर के साथ। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 7 जिलों के सीएमओ समेत 35 का तबादला कर दिया गया है। सीएमओ हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल बदले गए हैं। और चमोली, यूएस नगर, अल्मोड़ा के सीएमओ की बात करें तो उनका भी तबादला किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में यह बड़ा फेरबदल। तो स्वास्थ्य विभाग में यह बड़ा फेरबदल आपको बता रहे हैं। 7 जिलों के सीएमओ के साथ साथ 35 का तबादला कर दिया गया है, जिसमें हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल के सीएमओ बदले गए हैं। और इतना ही नहीं, चमोली, यूएस नगर, अल्मोड़ा के सीएमओ का तबादला किया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग में ये बड़ा फेरबदल, जिसकी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 जिलों के सीएमओ समेत 35 का तबादला हुआ है। 35 का तबादला और 7 जिलों के जो सीएमओ हैं उनमें बदलाव किया गया है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कोरोना अपडेट प्रदेश की। मंगलवार यानी कि कल 135 कोरोना के पॉजिटिव मामले आए सामने, जिसमें यूएस नगर से 26, पौड़ी से 20, टिहरी से 15 नए केस आए और अल्मोड़ा में 14, साथ ही हरिद्वार में 9 नए केस थे। चमोली, चंपावत से 5-5, देहरादून में 25, नैनीताल में 8, रुद्रप्रयाग से 2 और उत्तरकाशी की अगर बात करें तो यहां पर 5 नए केस सामने आए हैं कल यानी कि मंगलवार के दिन। कोरोना पॉजिटिव की अगर संख्या की बात की जाए तो हो जाती है 2535 यानी कि 2500 के पार पहुंचा प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। जान जाने वाले आंकड़े की बात करें तो डेथ रेट 30 का है। 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना के चलते। तो वहीं 1602 लोगों ने रिकवर भी किया है और अभी एक्टिव गंभीर केसेस की बात करें तो वो 890 हैं। और अब देहरादून से जो खबर है वो स्वास्थ्य विभाग से बड़ी चूक की खबर आ रही है। 1 महीने के बाद आई युवती की कोरोना रिपोर्ट। 18 मई को रायपुर में लिया गया था युवती का सैंपल। 1 महीने के बाद रिपोर्ट आई है। 15 जून को आई रिपोर्ट, युवती निकली कोरोना पॉजिटिव। और इस बीच युवती ने होम क्वारंटीन भी कर लिया था पूरा। विकासनगर में अब किया गया है रैपिड टेस्ट, जो कि नेगेटिव आया है। तो वहीं आपको बताएं कि कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोनिल नाम की जिस दवाई को तैयार करने का दावा मंगलवार को बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण ने किया है, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से दवाई का कंपोजिशन बताने को कहा है। साथ ही उत्तराखंड सरकार के राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी मांग की गई है कि वो इस प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस और उसकी मंजूरी से संबंधित दस्तावेज भेजे। इधर पतंजलि से जुड़े हुए आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि आयुष मंत्रालय से जो सवाल जवाब किए गए थे वो दरअसल कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हुए हैं और मंत्रालय को जानकारी दे दी गई है। इसमें एक कम्युनिकेशन गैप था। सरकार ने कुछ पूछा था, हमने जवाब दे दिया है और सरकार आयुर्वेद के संदर्भ में सकारात्मक है और आयुर्वेद के प्रशंसक है। इसीलिए हमें कोई वो नहीं है, एक कम्युनिकेशन गैप था, उसका जवाब हमने दे दिया। सुनील नप्रभात इस जानकारी पर, इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील नप्रभात, पतंजलि पूरी तरह से देश में उभरा हुआ एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है आज के डेट में, तो ये सवाल तो बनता है कि बिना आयुष मंत्रालय को जानकारी दिए आपने आज जो महामारी फैली हुई है उस पर एक ऐसी दवाई लॉन्च कर दी जिसको लेकर आप दावा कर रहे हैं कि ये कोरोना संक्रमित लोगों को पूरी तरह से स्वस्थ कर देती है। कम्युनिकेशन गैप कहां पर हो गया सुनील? देखिए कंचन, खासकर कोरोना काल में सरकार की एक स्पष्ट नीति है कि जो भारत सरकार की एजेंसी है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च,
जब तक वो किसी चीज़ को प्रमाणित नहीं करती, जब तक वो कोई गाइडलाइन जारी नहीं करती, तो कोई नया स्टेप ना लिया जाए। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान भी जो तमाम तरह के जो पहले रैपिड सैंपलिंग की प्रक्रिया हुई, तमाम तरह की जो प्रक्रिया हुई, उसके लिए ICMR ने जब दिशा निर्देश जारी किए, उसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने नए स्टेप उठाए या जो अपनी रणनीति थी उसमें बदलाव किया। तो ऐसी क्लिनिकल ट्रायल में या नई दवाइयों के उसमें भी ICMR से प्रमाणित होना बेहद ज़रूरी है। जब तक ICMR ऐसी दवाइयों से संतुष्ट नहीं हो जाता, उनके क्लिनिकल ट्रायल से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, जब तक ICMR इसको हरी झंडी नहीं देता, तब तक देश भर में कोई भी इस तरह का दावा नहीं कर सकता कि उसने कोरोना की दवाई बना ली है। या तो जिस तरह से कल पतंजलि ने किया, पतंजलि ने जो कोरोनिल की जो दवाई बनाई है उसमें अधिकतर जैसे अश्वगंधा है, गिलोय है, तुलसी है, तमाम इम्यूनिटी बूस्टर की जो चीज़ें हैं, जो आयुर्वेदिक के जो कंपोनेंट हैं, उनका मिश्रण है जो सरसरी तौर पर देखने को मिलता है, जो पतंजलि ने बताया है। ICMR ने ये आपत्ति जताई है कि आखिर जब आपने ICMR से अभी तक कोई प्रमाणिकता नहीं ली है तो आपने इस दवाई को कैसे लॉन्च कर दिया। कल मंगलवार को हमने देखा कि दिन में पतंजलि ने कोरोनिल दवा लॉन्च की और शाम होते होते आयुष मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी। आयुष मंत्रालय ने कहा कि जब तक इसको प्रमाणिकता नहीं हो जाती तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते, इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के आयुष विभाग को भी नोटिस भेजा है कि आखिर किस तरह से पतंजलि को ऐसा कोई लाइसेंस जारी किया गया है। यदि लाइसेंस जारी किया गया है तो आप पूरी प्रमाणिकता के साथ केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भेजें उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को। स्टेट का जो आयुष मंत्रालय है उसका कहना है कि हमने पतंजलि को केवल इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयों को बनाने का लाइसेंस दिया था, हमने ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया था कि वो कोई कोरोना की दवाई बनाएं। और अब आयुष मंत्रालय भी बैक फुट पर है, जो स्टेट का है। उनका कहना है कि हम पतंजलि को नोटिस भेजेंगे और पतंजलि से ये पूछेंगे कि आखिर उन्होंने किस आधार पर ये दावा कर लिया कि उन्होंने कोरोना की दवाई बना ली है। तो कुल मिलाकर गेंद अब राज्य सरकार के पाले में है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग सरकार के, ये बहुत इसमें जल्दीबाजी भी की गई, बहुत सारे लोग पतंजलि के पीछे भी थे कि जल्द से जल्द ये दवा लॉन्च हो। बहुत सारे लोग इसका प्रचार भी पहले से कर रहे थे। तो अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। देखना है कि राज्य सरकार क्या कुछ जवाब देती है, क्योंकि पतंजलि का खुद कहना है, जो उनके CEO हैं पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, उनका कहना है कि जो अभी तक कम्युनिकेशन गैप था केंद्रीय आयुष मंत्रालय और पतंजलि के बीच, उसको दूर कर लिया गया। तो आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि स्टेट का जो आयुष मंत्रालय है उसका क्या जवाब होता है और केंद्रीय आयुष मंत्रालय क्या कुछ कहता है। सुनील प्रभात, राज्य सरकार के फैसले पर तो सबकी निगाह टिकी हुई है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि क्या इसके ऊपर अगला कदम उठाया जाता है। लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव जब वो कल मंच पर आए, उनकी बोली हुई बात पर कोई सेकंड थॉट नहीं लेता है। उनका बोला हुआ हर कोई आंख मूंद कर सही समझता है, क्योंकि उनकी बड़ी मात्रा में उनके प्रोडक्ट के भी लोग हैं, यहाँ पर प्रशंसक मौजूद हैं और उनके योग के भी बहुत बड़े प्रशंसक बड़ी मात्रा में पूरे देश में, पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वो दावा करते हैं कि 7 दिन के अंदर 100% मरीजों को ठीक किया गया है इस दवाई से। लेकिन बाद में वो भी, यानी कि योग गुरु बाबा रामदेव भी और बालकृष्ण दोनों कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। आप इतनी बड़ी महामारी के ऊपर एक दवाई लॉन्च कर रहे हैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, लेकिन बाद में आप कहते हैं कम्युनिकेशन गैप हो गया। ये कम्युनिकेशन गैप कैसा हो गया? क्यों पहले इस बात की जानकारी नहीं साझा की गई आयुष मंत्रालय के साथ? बिल्कुल कंचन, ये सही बात है, क्योंकि बाबा रामदेव एक जाना माना नाम है योग की दुनिया में। वो प्रतिष्ठित हैं। आयुर्वेदिक की दवाइयों की जब बात आती है तो बाबा रामदेव एक पहला नाम होते हैं, बड़ा नाम देश भर में है। और जब बाबा रामदेव कोरोनिल नाम की जो दवाई, खासकर ये दावा कर रहे हों कि उन्होंने कोरोना की दवाई बना ली है, उनका ये भी दावा है कि इस दवाई के सेवन के बाद, इस दवाई को लेने के बाद 3 दिन के भीतर जो पेशेंट है वो 69% ठीक हो जाता है और हफ्ते भर में वो पूरा 100% कोरोना पर जीत दर्ज कर लेता है। तो जब बाबा रामदेव ये दावा कर रहे हों तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से झूठ का दावा है, क्योंकि बाबा रामदेव अपने आप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके जो दवाइयाँ हैं वो पूरे देश भर में जानी जाती हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब इसके लिए केंद्र सरकार ने एक एजेंसी डिप्यूट की है ICMR, और ये सबको गाइडलाइन है, एक प्रोटोकॉल भी है कि जब कोई ऐसी दवाई बनाएगा या इस तरह का दावा करेगा तो वो ICMR से पहले प्रमाणित होगा। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर बाबा रामदेव जब कोरोनिल की दवाई लॉन्च कर रहे थे, जब वो ये दावा कर रहे थे, तो उन्होंने पहले इस कम्युनिकेशन गैप को दूर क्यों नहीं कर लिया, ICMR से प्रमाणिकता क्यों नहीं ले ली।
आज भी बाबा रामदेव के पास आईसीएमआर की प्रमाणिकता नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रमाणित होते आईसीएमआर से तो आईसीएमआर ये नहीं पूछता कि आखिर आपने दवाई कैसे लॉन्च कर ली। दूसरी ओर जो स्टेट का आयुष मंत्रालय है, जो ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी है, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में कि आखिर इसी राज्य में उसके नाक के नीचे कैसे आईसीएमआर के नियमों का, कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाता है कि एक एजेंसी ये दावा करती है कि उसने कोरोना की दवाई बना ली है और बाकायदा इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी होता है। तो सुनील कहीं ना प्रभात, कहीं, इसकी अभी आज की फिलहाल की अपडेट यही है कि क्या इस दवा के प्रचार प्रसार पर, इसके विज्ञापन पर रोक लगा दी है? इसके अलावा कोई अपडेट जो निकल कर आ रही हो? देखिए, अभी फिलहाल कल ही केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी थी, उसके बाद राज्य सरकार भी हरकत में आई है। और जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि राज्य सरकार के आयुष मंत्रालय ने ये दावा किया है कि उन्होंने पतंजलि को जो लाइसेंस दिया था वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर की जो दवाइयाँ थी उनके निर्माण का लाइसेंस दिया था। उन्होंने पतंजलि को ऐसा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया कि वो कोरोना की कोई दवाई ईजाद करे, कोरोना की कोई दवाई बनाए। आज इस संबंध में हम भी कोशिश करेंगे कि स्टेट के आयुष मंत्रालय से पूछें कि आखिर पूरा माजरा क्या है, क्या उनकी ओर से कहना है, क्या पक्ष उनका है। आयुष पतंजलि पहले कह चुका है कि उसका जो कम्युनिकेशन गैप था उसको दूर कर लिया गया है, लेकिन अब आयुष मंत्रालय क्या कहता है ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है सुनील प्रभात। जितनी तेजी से बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च किया, उतनी तेजी से इसके प्रचार प्रसार पर जो रोक लगी, उससे बड़ा झटका बाबा रामदेव को, उनकी इस प्रोडक्ट को और पूरी मार्केटिंग को जरूर लगा होगा। बहरहाल आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बुलेटिन में अब उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है और भारी मात्रा में बारिश होने का यह अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। आज से 26 जून तक होगी भारी बारिश। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में होने वाली है भारी बारिश। नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी में भारी बारिश का अलर्ट है। 48 घंटों में पूरे प्रदेश को कवर करने वाला है मॉनसून और दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दस्तक दे दी है। देहरादून से खबर आ रही है, वन विभाग के वृक्षारोपण कार्यक्रमों में होगा आरएसएस। जी हां, फॉरेस्ट चीफ जयराज ने अफसरों को लिखित में दिए हैं निर्देश, स्वयं सेवकों को भाग लेने का अवसर दिया जाए। जयराज बोलते हैं, भाजपा का मातृ संगठन माना जाता है आरएसएस। इस बीच आपको बता देते हैं कि देहरादून से जो खबर आ रही है, जिसमें कल यानी कि मंगलवार के दिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चक्राता विधानसभा क्षेत्र की वर्चुअल सभा को संबोधित किया था। पार्टी नेताओं को सीएम ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी किए कामों को बताया। वेलकम बैक। उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां से बड़ी खबर है। पिथौरागढ़ प्रशासन ने चीन सीमा को जोड़ने वाले वैली ब्रिज को टूटने पर जांच बैठा दी है। मुंसियारी एसडीएम को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और यही नहीं, चीन सीमा पर ट्रॉली के साथ पोकलैंड मशीन पहुंचाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन का कहना है कि ठेकेदार से भी वैली ब्रिज टूटने से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। वैली ब्रिज टूटने के बाद बीआरओ ने फिलहाल सेनर नाले पर एक पैदल रास्ता तैयार कर दिया है और हफ्ते भर के भीतर पुल बनाने का दावा भी किया है। मैंने जांच टीम गठित कर दिया है एसडीएम साहब का अध्यक्षता में, और उसमें एक एफआईआर भी हमने दर्ज कर दिया है संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध की उनकी वजह से जो है राजकीय संपत्ति को क्षति पहुंचा हुआ है और इस आपदा की घड़ी में जो है वहां पर यातायात बाधित हुआ है। हालांकि वहां पे हम लोगों ने अस्थायी रूप से एक फुट ट्रैक निर्माण करने के लिए बीआर को सूचित कर दिया है। राज्य में पुलिस भर्ती को लेकर लगातार संशय बना हुआ है, लेकिन अब आरटीआई से मिली जानकारी से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरटीआई से खुलासा हुआ है, राज्य में कांस्टेबल पद के लिए पोस्ट ही नहीं है, तो कैसे इन पदों पर भर्ती होगी। आपको यहां बताएं कि उत्तराखंड पुलिस में साल 2014 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती खुली थी, लेकिन 6 साल बाद महाकुंभ को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही थी कि एक बार फिर से 1700 पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए शासन से लेकर सरकार तक सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। लेकिन आरटीआई द्वारा मिली जानकारी के बाद अब भर्ती पर सवाल उठने लगे हैं। डीजी का कहना है कि जब प्रमोशन होगा तो पोस्ट खाली होंगे।
उत्तराखंड पुलिस की भर्ती नहीं आई है। ऐसे में जो युवा है उत्तराखंड के, जो पुलिस की भर्ती में जाना चाहते हैं, वो खासे परेशान है। इसी को लेकर मैंने एक आरटीआई दाखिल की थी उत्तराखंड पुलिस में, जिसमें जवाब आया कि उत्तराखंड पुलिस में भर्ती शून्य है। एक प्रकार से आदमी हमारे अभी भी 1000 के से ज़्यादा कम हैं, किंतु वो हेड कांस्टेबल रैंक पे हैं, इसलिए वो कांस्टेबल की रिक्ति पूछते हैं तो कह देते नहीं है। हेड कांस्टेबल पे रिक्ति है जो कांस्टेबल से ही भरी जानी है, जो ही वो प्रमोशन हो जाएंगे तो कांस्टेबल की रिक्ति हो जाएगी। नैनीताल में कोरोना पॉजिटिव द्वारा क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली से लौटकर घर से क्वारंटीन रहने के बजाय बाहर घूमने पर पुलिस ने दोनों भाइयों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल 18 जून को दिल्ली से दो भाई नैनीताल लौटे थे और डॉक्टरों ने उनको होम क्वारंटीन कर दिया था, लेकिन ये बाजार और अन्य स्थानों पर घूमते हुए दिखे। 3 दिन पहले एक भाई की पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो फिर नैनीताल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में दोनों भाइयों समेत परिवार को सूखाताल में क्वारंटीन किया गया। 120 से ज्यादा लोगों को घरों और सरकारी क्वारंटीन में रखना पड़ा है। पुलिस दोनों भाइयों के खिलाफ धारा 188 के साथ आपदा प्रबंधन के साथ अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चुकी है। किया गया है, इसलिए इन दोनों के विरुद्ध थाना हाजा पर मुकदमा प्राप्त संख्या 35/20 अंतर्गत धारा 269 आईपीसी, 270 आईपीसी व 188 आईपीसी व 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पौड़ी से खबर, जहां पर महिला नर्सिंग कॉलेज का निर्माण पूरा होने के बावजूद 5 वर्षों बाद भी उसका संचालन शुरू नहीं हो सका। 22 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से 280 छात्राओं के लिए बनाए गए महिला नर्सिंग कॉलेज पर 4 करोड़ रुपए साइट डेवलपमेंट के नाम पर अतिरिक्त भी खर्च हुआ। पहले निर्माणदायी संस्था और फिर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से आज ये शोपीस बनकर रह गया है और इसका खामियाजा नर्स बनने का सपना पाने वाले युवाओं को तो भुगतना पड़ रहा ही है, साथ ही साथ अस्पतालों में पहुंचने वाली जनता भी परेशान है। जानकारी है, मैं खुद जाके मैंने वहाँ पे देखा, निर्माण का इसका अंतिम चरण में पूरा नहीं हुआ है, तो जब वो निर्माण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हैंडओवर होगा। बाकी उसकी मान्यता के बारे में तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, उसको मान्यता मिली या नहीं मिली है। जी। खबर है उधम सिंह नगर से, जहां की खटीमा में मोबाइल से 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत के बाद सितरागंज पुलिस ने महिला सुरक्षा संरक्षण अधिनियम के तहत युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 17 मील क्षेत्र के रहने वाले शाहिद शाह ने पत्नी को फोन पर 3 तलाक दिया। विवाद था, पहले भी महिला वादिनी द्वारा जो है अपने पति के खिलाफ जो है शाहिद शाह पति हैं इनके विरुद्ध जो है दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखाया गया था और अभी फिर इन्होंने शिकायत की कि उनके पति शाहिद द्वारा जो है उनको मोबाइल पर 3 तलाक दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, केदारनाथ धाम की बात करते हैं, जहां केदारनाथ धाम की तरह अब भगवान बद्रीनाथ धाम को भी नए भव्य स्वरूप में बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि प्रस्तावित मास्टर प्लान में स्थानीय तीर्थ पुरोहित, हकूकधारियों और स्थानीय लोगों से भी सुझाव लिया जा रहा है। सभी लोगों से सुझाव लेने के बाद मास्टर प्लान मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। भगवान बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण और विकास पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमेशा किसी भी बड़े काम की शुरुआत उसकी शुरुआती दौर में आलोचना जरूर की जाती है, लेकिन जब वो पूरा हो जाता है उस पर लोग सराहना जरूर करते हैं। इस तरह से केदारनाथ के टाउनशिप का पुनर्निर्माण किया गया था, उसी तर्ज पर एक बद्रीनाथ के लिए भी एक बृहद योजना बनाने की तैयारी की जा रही है। ये अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। इसके संदर्भ में जो डिस्कशन हो रहे हैं इसमें एक कंसल्टेंट्स को एंगेज किया गया हुआ है और वो कंसल्टेंट के द्वारा विविध विकल्प क्या हो सकते हैं इसके बारे में एक प्रिलिमिनरी प्रस्तुतिकरण विभाग को दे दिया गया है। लेकिन मैंने अपने सामाजिक जीवन में अनुभव किया है कि कोई भी काम हम प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत में लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जब होने लगता है तो उसकी आलोचना करने लगते हैं और काम हो जाता है तो समर्थन करने लगते हैं। केदारनाथ जी
बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं केदारनाथ धाम में स्थित गुफाओं पर होने वाले काम को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। साथ ही उन गुफाओं में रहने वाले साधु संत अब बेघर होने जा रहे हैं। आपको बताएं कि केदारनाथ धाम में आज भी कई ऐसी गुफाएं हैं जहां साधु संत मोक्ष प्राप्ति के लिए इन गुफाओं में तपस्या करते थे, लेकिन बीते साल बाबा के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से तैयार हुई मोदी गुफा के बाद स्थानीय प्रशासन ने केदारनाथ धाम में स्थित सभी गुफाओं के स्थित साधुओं को बाहर किया जा रहा है और इन गुफाओं को बाजारीकरण के लिए इनको मॉडिफाई किया जा रहा है। केदारनाथ में 13 गुफाएं हैं जहां पर साधु संत सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब साधुओं पर हुए अत्याचार पर तीर्थ पुरोहित भी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार केदारनाथ को केवल बाजारीकरण करवा रही है। उसका सदियों से गुफाओं में रह रहे साधुओं पर अब आधुनिकीकरण के कारण अपनी गुफाओं से बाहर होने का आरोप लग रहा है। और इसी के साथ सुबह के 7:30 बजे की बुलेटिन यानी कि उत्तराखंड एक्सप्रेस में मेरे यानी कंचन डोगरा के साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार लौट रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ।